नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार टॉपिक जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीटेट एंड सीटेट एग्जाम्स दिस टॉपिक। यानी कि अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो ये मान लीजिए आप परीक्षा में कई ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो आप प्राप्त न कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं और परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। घर्षण पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, अगर आपने उन पार्ट्स को भी नहीं देखा है तो उन पार्ट को भी आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना है। ठीक है ना, और आज हम देखेंगे, देखिए घर्षण घर्षण के लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं, साथ में उत्प्लावक बल क्या है, रासायनिक पदार्थ और उनके प्रचलित नाम देखेंगे, साथ में उसका सूत्र भी देखेंगे। तो कई सारी चीज़ें जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है ना, और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि भाई वहाँ से ही हमें क्या है, बेसिक हमारा तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिससे हम कई छोटे छोटे पॉइंट्स और कई डीपली जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं तो उनको भी हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी मज़ेदार टॉपिक इसके बाद की वीडियोज़ में भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है ना, और हमेशा हमारे साथ जो है रहिए। चलिए देखिए, इसके बाद हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक घर्षण की बात करेंगे। सबसे पहले घर्षण की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए घर्षण, चीज़ें घिसती हैं और तैरती हैं, ये बात हम जानते हैं। अब बात हम घर्षण की कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि हम नए जूते लाते हैं, पहनते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसके सोल जो है घिस जाते हैं, यानी जो नीचे उसमें जो परत लगी होती है वो घिस जाती है चलने के बाद कई बार। ठीक है ना, हम देखते हैं कि वाहनों के टायर घिस जाते हैं। हम गीले या चिकने फर्श पर आसानी से नहीं चल सकते। देखिए ये यहाँ पे जो बातें बता रहे हैं, ये ऐसी नॉर्मल सी बातें बता रहे हैं जो हम सभी जानते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे कि हम आसानी से फर्श पर नहीं चल पाते हैं, चिकने कागज़ पर लिखना मुश्किल होता है हमें। भाई हम देखते हैं कि जब हम चिकने कागज़ पर लिखते हैं तो उस पर लिख भी नहीं पाते हैं, तो उसका क्या कारण है। ठीक है ना, ये सब क्रियाएं घर्षण या घर्षण ना होने के कारण होती हैं। देखिए अगर हम किसी चीज़ पर फिसल रहे हैं, या जब हम पेन किसी कॉपी पर चला रहे हैं और उस पर अगर पेन अपना फिसल रहा है, इसका मतलब यह है कि घर्षण वहाँ पे क्या है, कम है, या पर घर्षण वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ या तो चल नहीं पाते हैं, या पर हम उस पर पैर नहीं रख पाते हैं, या पर कोई भी चीज़ किसी पर रगड़ नहीं खाती है। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ चिपक पा रही है इसका मतलब घर्षण है, और नहीं चिपक पा रही है तो फिर वहाँ पर हम कह सकते हैं घर्षण नहीं है। दो वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में आने से उनके बीच में एक बल लग जाता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या करीब आती हैं तो उनके बीच में क्या लग जाता है, एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, अब घर्षण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। भाई घर्षण के दौरान क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है ऊष्मा उत्पन्न, आपने बचपन में या अभी भी जो है कुछ पत्थर को देखा होगा। पत्थर होते हैं कुछ ऐसे जिनको हम अगर आपस में रगड़ें या एकदम पीटें एक तरह से दोनों को आपस में, तो हम देखते हैं उसमें चिंगारी निकलती है आग की। मतलब ये कि उसके दौरान, घर्षण के दौरान क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण हमारे लिए लाभकारी भी है और साथ में हानिकारक भी है। देखिए घर्षण हमारे लिए लाभकारी भी होता है और हानिकारक भी होता है। ठीक है ना, घर्षण के कारण ही तो हम क्या कर पाते हैं, भाई ज़मीन पर चल पाते हैं, पटरी पर जो रेल चल पाती है। ठीक है ना, अगर हम देखिए मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और बीच में अगर एक केले का पत्ता अगर बीच में कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, केले का छिलका, उस पर जैसे ही हमारा पैर पड़ता है तो हम रिसक जाते हैं। ठीक है, फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो घर्षण बल था वो हम पे नहीं लग पाता है। ठीक है ना, बीच में उसमें केले का छिलके आने की वजह से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, इस वजह से हम उस पर फिसल जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं। तो अब देखिए हम बात करें घर्षण के लाभ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना एमपीटेट और सीटेट बन जाते हैं ना। और चलिए देखिए अब इसको हम देखते हैं। तो घर्षण के लाभ, घर्षण के कारण ही मनुष्य चल पाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हम जानते हैं, घर्षण ना होने पर हम फिसल जाते हैं। जैसा कि हमने केले के छिलके का जो उदाहरण लिया, उसमें हम फिसल जाते हैं। ठीक है ना, टायरों और सड़कों के बीच में घर्षण लगने के कारण ही वाहन रुक जाते हैं। जो टायर होते हैं, जो सड़कें होती हैं, उन पर अचानक से कैसे गाड़ी जो रुक जाती है या कोई भी वाहन रुक जाता है तो घर्षण के कारण ही रुक पाता है। ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर घर्षण पैदा होता है। ठीक है ना, तो ये लाभ चल रहा है, सभी लाभ है। किसके लाभ हैं, ये घर्षण के लाभ हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि घर्षण के कारण ही माचिस की तीली जलती है। घर्षण के कारण ही हम धागे में गांठ बांध पाते हैं। ठीक है ना, जो धागा होता है उसमें हम जो गठान लगा देते हैं वो भी एक तरह से घर्षण के कारण ही लग पा रही है। ये सभी लाभ चल रहे हैं।
किसके, घर्षण की, ठीक है ना। माचिस की तीली होती है वो कैसे जल जाती है, उसमें घर्षण होता है, इसलिए वहाँ पे वो जल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद अब और आगे हम बात करें तो देखिए घर्षण के कारण ही भवनों का निर्माण हो पाता है। जो भवनों का निर्माण हम देखते हैं, बड़े बड़े भवन बिल्डिंग्स जो बन जाती हैं, इनका निर्माण होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं घर्षण के कारण ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह घर्षण बिल्कुल प्रयुक्त होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे देखिए घर्षण की हानि की। आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर जानते हैं तो इनको जो है ना और भी अच्छा बेहतर बना लें आप, क्योंकि परीक्षा में डीपली पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल भी पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम डीपली पढ़ने के चक्कर में नॉर्मल चीज़ जो सिंपल होती हैं वो सब चीज़ों को ना पढ़ें, ठीक है ना। इसलिए इसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। घर्षण से हानि, तो घर्षण के कारण चीज़ें घिस जाती हैं, पहली चीज़ खराब हो जाती हैं। घर्षण के कारण मशीनें, उनके कल पुर्जे खराब हो जाते हैं। ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो हम वैसे भी जानते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं। अगर मान लीजिए घर्षण कम करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए मशीनों में तेल या स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं। अगर घर्षण कम करना हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लोहे पे जंग लगती है तो वो भी घर्षण उसमें भी हो जाता है, ठीक है, या किसी मशीन खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें हम तेल या फिर स्नेहक जो होता है तेल, इनको हम डाल के रखें तो उससे क्या होगा, घर्षण थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और आगे हम बात करें तो सूट केसों में जो पहिए होते हैं, रोलर जिन्हें हम कहते हैं रोलर, तो पहिए जो लगे होते हैं वो क्यों लगाते हैं, ताकि घर्षण कम हो जाए, ठीक है ना। पहिए लगाने से क्या होता है, जो अपना बैग होता है ज़मीन पर आसानी से चल पाता है, तो घर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है उस वजह से। नहीं तो अगर मान लीजिए बिना पहिए के हम बैग को यदि हम ज़मीन पर रगड़ते या उसको खींचते तो पूरा बैग अपना जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए पहिए लगाकर घर्षण को कम कर लेते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। देखिए अब कैरम होती है, उस पर हम जब कैरम खेलते हैं तो वहाँ पे पाउडर छिड़क लेते हैं, क्यों, अच्छे से गोर्ड जो है ना उस पर अपनी जो फ्लैट जो अपना पूरा प्लेन जगह है उस पर आराम से वो फिसल सके गोट, ठीक है ना। जो उसमें गोटीज़ होती हैं या उसमें जो भी अपने पास जो खेलने के लिए होते हैं तो वो जब उस पर आसानी से फिसल सकें, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पाउडर छिड़का जाता है तो घर्षण कम हो जाता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक, तो बेयरिंग वगैरह लगाई जाती है जिससे घर्षण कम हो जाता है। दरवाजों के कब्जों में तेल डाला जाता है। दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, कब्जे का मतलब जिनसे गेट अपना अप डाउन यानी कि एक तरह से करते हैं ना, शट डाउन करते रहते हैं, वही शट डाउन करेंगे, ठीक है ना, या फिर उसको ओपन कर देंगे, तो ये ओपन और शट जो हम करते हैं ये सब क्या है, एक तरह से बॉल बेयरिंग के कारण ही हो पाता है, ठीक है ना, और ये कब्जों में हम तेल डालते हैं उनके कारण हो पाता है। अब बात हम करेंगे वस्तुओं का तैरना और डूबना क्या होता है। तो ये भी छोटा मोटा पॉइंट है, इसको और देख लीजिए आप। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। पानी का विशाल जहाज पानी में तैरता है, पर एक छोटी सी कील भी पानी में डूब जाती है। अब देखिए एक छोटी सी कील होगी वजनदार, चाहे वो कितनी वजनदार हो, लेकिन छोटी सी कील होगी तो पानी में डूब जाती है। और जो बड़ा सा जहाज होता है लोहे का, वो नहीं डूबता है। कारण क्या है, मीठे पानी यानी नदी का पानी जो होता है इसमें तैरना कठिन होता है, ठीक है, कठिन होता, पर खारे पानी में तैरना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, ये है मेन चीज़ कि मीठे पानी में अगर हम तैरते हैं तो थोड़ा कठिन होता है तैरना, लेकिन खारे पानी में तैरेंगे तो आप बड़े आसानी से तैर पाते हैं। ऐसा क्यों है, अब उसको हम जानते हैं। तो देखिए इसका कारण ये है कि साधारणतया क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है। अब देखिए यहाँ पे घनत्व का काम आ रहा है, ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का घनत्व क्या है, पानी के घनत्व से क्या है, कम है, तो वह वस्तु क्या होती है, तैरती है। देखिए पानी का घनत्व होता है यानी वजन होता है पानी का भी, अगर उससे कम वजन की वस्तु यानी उससे कम घनत्व की वस्तु पानी पे ऊपर डाली जाएगी तो वो क्या पानी के अंदर डूबेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका घनत्व कैसा है, कम है पानी की अपेक्षा, तो वो तैरती रहती है। और अगर घनत्व ज़्यादा है किसी वस्तु का तो वह पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है ना, फिर पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगी वस्तु अगर घनत्व पानी से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है ऐसा पॉइंट। इस आधार पर पानी के जहाज को डूबना चाहिए। अब वो कह रहे हैं भाई इस आधार पर तो पानी के जहाज को डूब जाना चाहिए, क्योंकि भाई जहाज तो बहुत बड़ा है, उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब ऐसा क्यों नहीं होता है ना, तो क्योंकि उसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका जो आयतन होता है, आयतन उसका ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ, द्रव्यमान बटे आयतन होता है क्या, घनत्व। अब अगर हम घनत्व को, जैसे घनत्व मान लीजिए यहाँ पे घनत्व है, बराबर में घनत्व लिखा हुआ है, तो जब आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होता जाएगा, घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है,
जब आयतन कोई चीज़ बड़ी होती जाएगी तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घनत्व कम हो गया तो पानी पे वो वस्तु तैरेगी। इसलिए बड़ा सा जहाज जो है ना वो तैरता है कि उसका आयतन बहुत बड़ा है, जगह बहुत सारी उसके अंदर, ठीक है। जो कील होती है, कील का आयतन बहुत छोटा सा होता है, द्रव्यमान से भी छोटा उसका आयतन है, इसलिए उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे उत्प्लावक बल, यानी वस्तुओं को जो तैराती जो चीज़ वो उत्प्लावक बल के कारण होता है। अब हम देख लेते हैं क्या है क्या ये। जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तब उस वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, ठीक है। उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल कहते हैं जब पानी किसी वस्तु को ऊपर की ओर धकाता है। इस बल के कारण वस्तु के भार में आभासी कमी महसूस होती है, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होता है। देखिए जो इसमें जो हमें कमी महसूस होती है पानी में, जो भार में कमी महसूस होती है किसी वस्तु के, तो वो किसके बराबर होती है, वस्तु द्वारा जो पानी हटाया गया है उसके बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पानी में आपने कोई वस्तु को डुबाना चाहा और आप देखते हैं कि ऊपर पानी रखता है, उस वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धका रहा है, यानी एक बल लगा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो क्या होता है, जो पानी जो उससे क्या होता है, अपनी वस्तु का आभास होता है कि भाई कैसा आभास, कि वस्तु का वजन थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, और उसी जगह का पानी भी हट जाता है उतना ही। तो जितनी कमी होती है भार में उतना ही पानी हटता है, ठीक है ना, ये बराबर है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है भाई, ये ध्यान रखिए आप। ये जो इन्होंने बताया है कि पानी के वस्तु के भार में जो आभासी कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का क्या है, सिद्धांत है, उत्प्लावक बल के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें बात काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने वाली है, परीक्षा में आ सकता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के प्लवन के लिए 3 स्थितियां होती हैं। अगर कोई वस्तु को अगर पानी पर तैरना है तो उसके लिए 3 वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, 3 स्थितियां होती हैं। तो 3 स्थितियां क्या देगी, यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल से अधिक होता है तब वस्तु डूब जाती है। अगर उत्प्लावक बल से ज़्यादा वस्तु का भार है तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्यों, क्यों भाई, बल तो ऊपर लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है ऊपर पानी की तरफ से, ठीक है ना, उससे ज़्यादा वजनदार चीज़ आपने पानी पे डाल दी तो भाई अब वो तो जो बल लगेगा उस वो भी बल भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो वस्तु तो फिर डूबेगी उसमें ज़्यादा वजन की वजह से। जैसे कील का डूबना, भरी हुई कटोरी का डूबना, पानी से भरी बोतल का डूबना, ये सब डूब जाती है क्योंकि भार ज़्यादा हो जाता है इनका, ठीक है ना। इसके बाद बात करें दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति क्या है, यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और वस्तु तैरती है। अगर उत्प्लावक बल से कम भार हो किसी वस्तु का, इसका मतलब है कि उसका घनत्व कम है पानी से, ठीक है ना। अगर भार कम है तो घनत्व भी कम हो गया, और घनत्व कम हो गया पानी से तो वस्तु तैरेगी, ठीक है ना। ये बात आप क्लियर कर चुके होंगे अभी तक। जहाज का तैरना, खाली कटोरी का तैरना, पानी की खाली बोतल का तैरना, ये सब इसलिए तैरती हैं क्योंकि घनत्व कम हो जाता है इनका और भार कम रहता है। तीसरी स्थिति की बात करें तो देखिए तीसरी स्थिति क्या है, यदि वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल के बराबर होता है तो वस्तु जल की सतह के नीचे तैरती है। अगर वस्तु का भार क्या हो, उसके उत्प्लावक बल के बराबर हो जाए, जितना उत्प्लावक बल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना, वस्तु को तैराने के लिए जो बल लगता है पानी का, वो बल अगर लग रहा है और उसके बराबर वस्तु का भार है तो फिर क्या होता है, वस्तु जल की सतह के अंदर तैरती है, मतलब अंदर ही अंदर वस्तु तैरती रहेगी पानी में, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखने वाली यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम छोटा सा यहाँ पे ये पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो नींबू या अंडा साधारण जल में डूब जाता है पर नमक वाले जल में तैरता है, क्योंकि नमक वाले जल में वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल से कम होता है। अगर कोई नींबू हम पानी में डालें तो वही मीठे पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक के पानी में वही तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि नमक वाला जो जल होता है उसमें वस्तु का भार उसके उत्प्लावक बल से क्या होता है, कम, यानी जो नमक का पानी होगा वो थोड़ा सा उसमें उत्प्लावक बल ज़्यादा होता है, यानी उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है ना। सिंपल पानी से, यानी जो नॉर्मल पानी होता है उससे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, नमक के पानी का होता है। तो नमक के पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया तो उत्प्लावक बल ज़्यादा हो गया, और उत्प्लावक बल ज़्यादा हो गया तो फिर हम कहेंगे कि भाई वस्तु जो है उस पर तैरेगी, ठीक है ना, यानी नींबू उस पर तैर सकता है फिर। यही कारण है कि हम समुद्र में पानी में, समुद्र का जो पानी होता है उसमें आसानी से तैर सकते हैं। मृत सागर यानी कि इजराइल और एशिया के पास जो अपना मृत सागर है, ठीक है ना,
इसमें खारापन बहुत अधिक है, इसलिए उसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, यानी खारे पानी में आसानी से कोई व्यक्ति तैर सकता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि खारे पानी का क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है और उत्प्लावक बल भी उसमें ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे कुछ रासायनिक पदार्थों की और उनके प्रचलित नाम, साथ में देखेंगे उनके रासायनिक सूत्र। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से, क्योंकि ये सीटेट एग्जाम में तो पूछे जा चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना, सॉरी, देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। सोडियम क्लोराइड का जो प्रचलित नाम वो है साधारण नमक, यानी जो नमक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका अगर सूत्र देंगे तो NaCl होता है। अब बात करें हम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बाई से आप बा से ही बाई आ रहा है और बैंकिंग भी आ रहा है इससे ही। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप ऐसे याद रख लें, बेकिंग सोडा होता है। सूत्र होता है NaHCO3। देखिए सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि सूत्र में छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से हम ऑप्शन गलत टिक करे आएंगे। ठीक है ना, तो NaH बीच में H करना है, बाई की जगह पे H आ जाता है। ठीक है, और कार्बोनेट को हम CO3 कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अगला है सोडियम कार्बोनेट। तो सिंपल सा Na2CO3 और इसमें 10H2O आपको कर देना है। ठीक है ना, Na2CO3.10H2O धावन सोडा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, इसका जो प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट का वो है धावन सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अगला है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सही है, फिटकरी है इसका नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका, प्रचलित नाम है फिटकरी, और रासायनिक जो पदार्थ है वो क्या है अपना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए पोटेशियम मतलब हो गया K2, SO4 मतलब हो गया सल्फेट, Al2 का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर SO4 का होल थ्राइस लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया सल्फेट, और 24H2O का मतलब हो गया इसमें पानी। तो साधारण सा सूत्र ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप सिंपल तरीके से याद करेंगे तो हो जाएगा। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है ना, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये इसका सूत्र हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो चूने का पानी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, यानी चूने का जो पत्थर होता है, यानी कि बिना बुझा हुआ जो चूना होता है। ठीक है ना, तो चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है CaCO3। इसके बाद बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो अपना होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है CO2। अब बात करते हैं आगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, सूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2O। ठीक है ना, CaSO4.1/2H2O, ये होता है इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए सिल्वर आयोडाइड, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है ना, देखिए तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, कृत्रिम वर्षा, जो वर्षा जब नहीं होती तब उस समय कृत्रिम वर्षा की जाती है, तो उसको सिल्वर आयोडाइड के कारण वो हो जाती है। ठीक है ना, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना। इसके बाद नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है वो हंसाने वाली गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस। नियॉन गैस का प्रयोग फ्लोरेसेंट बल्ब कोर ट्यूब में किया जाता है, यानी फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं और ट्यूब जो होती है उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक, जो स्टिक बिना स्टिक के बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन और एसिटिलीन यानी कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है। ठीक है, यानी एथिलीन और एसिटिलीन जो है जो कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है, एथिलीन और एसिटिलीन, इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। यानी कच्चे फलों को जो पकाने का काम करते हैं वो इन एथिलीन और एसिटिलीन से ही करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जा सकती है। कोई भी वस्तु की हम आयु पता कर सकते हैं कब तक चलेगी वो वस्तु, तो कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें इसी तरह से। आगे इसी तरह की वीडियोस आपको और मिलेंगी और अच्छे टॉपिक मिलेंगे जो कि हमारे एमपी टेट सी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।